मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 की बेहद ही खास पेशकश में। आज हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं वो व्यक्ति अपने आप में सफलता और संघर्ष का एक जीता जागता उदाहरण है। इनको देखकर आपको समझ में आएगा, इनको देखकर आपको यह बात पता चलेगी कि अगर व्यक्ति चाहे, अगर व्यक्ति मन में ठान ले तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उनको हराकर उनसे आगे कैसे निकलना है, ये आपको इनसे सीखने को मिलेगा। अपनी समाज सेवा के भाव के कारण और लोगों से मिलने जुलने के भाव के कारण पूरे सागर शहर में अपनी पहचान बना चुकी प्रतिष्ठित भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री सिंथिल पड़ेले जी। सिंथिल जी, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन फिर भी हर प्रकार की परिस्थितियों से लड़कर उनको हराकर आप आगे बढ़ते रहे। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? सबसे पहले तो मैं खबर 24 के लिए एक धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हमें इस लायक चुना। और आज जो आप बात करते हैं परिस्थितियों की और संघर्ष की, तो बात परिस्थितियाँ कभी विपरीत नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि समय कैसा भी हो, कोशिश करने के लिए हमेशा अनुकूल होता है। और मेरा यही लक्ष्य रहा कि मैं हमेशा अपनी कोशिशों को बड़ी ईमानदारी के साथ करता रहूं और परिणाम स्वरूप आप सभी लोगों का, समाजजनों का, हमारे परिवार का हमको पूरा सहयोग मिला और अपनी समाज सेवा के काम को मैं लगातार करता रहा। बात करते हैं यदि हम अपनी प्रेरणा की, तो सबसे पहले जिस तबके से मैं रहता हूँ, एक मध्यम वर्गीय तबका हमारा है और मध्यम वर्गीय तबके में सबसे प्रेरणादायी यदि कोई है तो हमारा सबसे पहले गुरु हमारे प्रेरणादायी रहे। मेरी जो शुरू की शिक्षा दीक्षा हुई उस समय से ही हमारे विद्यालय कालीन में समाज सेवा को लेकर और जन सेवा को लेकर अपनी विचारधारा को रखा गया। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र का अच्छा अध्ययन रहा। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र का जब अध्ययन हुआ, उसके साथ हमारी भारतीय संस्कृति का पठन पाठन करने का अवसर मिला। ऐसे पठन पाठन के बीच में अच्छी और सोच और एकांतमयी भाषा को पढ़ाने वाले हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, हम सबके लिए लेकर एक संयुक्त रूप से, और मैंने अपना स्वयं का एक मार्ग चुना कि उस मार्ग में जहाँ मेरा धर्म मुझे ले जाता है, उस मार्ग में जहाँ मुझे पहली सेवा दिखती है, वो मार्ग जहाँ मुझे लोगों का कष्ट दिखता है और मैं यथा योग्य जो मुझसे बन पड़ता है तो कोशिश करता हूँ उनकी मदद करूँ। और शायद इसको लोगों ने समाज सेवा का नाम दिया है। वस्तुतः मेरी समाज सेवा नहीं, मेरा कर्तव्य है जो मैं अपने सागर के लोगों के लिए और अपने बीच में अपने साथ रहने वालों के लिए पूरा करता रहूँगा और इसी की कोशिश करूँगा। एक अगला सवाल हमारा आपसे ये है, आपके काम को लेकर है। जैसे कि बहुत ही छोटी सी उम्र से आपने अपने पिताजी का हाथ बटाना व्यापार शुरू कर दिया था। उस समय का कोई अनुभव ऐसा जो आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए आपको सभी को, जिससे कोई प्रेरणा मिले? बहुत ही सुंदर बात पूछी सुन ली आपने। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक अनुभव की बात आप करें तो जब उम्र छोटी थी और यह कोई सहयोग की बात ऐसी करें तो हमारे पिताजी ने हमको हमेशा यह सिखाया कि बेटा करते रहने में ही सब कुछ मिलता है। और इसका परिणाम भी ये था कि मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी। उस समय में भी सागर से हमारे यहाँ से जो कबाड़ का काम होता था उसको बेचने के लिए कभी भोपाल कभी इंदौर जाना पड़ता था। इस छोटी उम्र में भी कई बार हम वहाँ पहुँचे और इस दुकान में बैठते बैठते सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है लोगों से मिलना, लोगों के बीच अपनी बात रखना और लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करना है। वह हमारे इस दुकान में हमको सिखाया और बहुत अच्छा अनुभव तब आया जब हमारे पिताजी हर छोटे व्यक्ति के साथ उसी तरह से बात करते थे जैसा एक बड़े सेठ के साथ करते थे। क्योंकि कबाड़ी की दुकान में अक्सर माल बेचने वाले जो लोग हुआ करते थे वो या तो छोटे तबके के लोग हुआ करते थे जो अपना बीन बटोर कर अपना कामकाज चलाते थे। ऐसे लोग आया करते थे। हमारे पिताजी बड़े स्नेह के साथ उनको भी वैसी तरह बिठाना, चाय पिलाना
उनके साथ बात करना, फिर उनके साथ व्यापारिक संबंधों की बात रहती थी। उनसे मैंने एक बार पूछा, पापा ये इतने गंदे कपड़े पहने हैं, इसको अपन बाजू से बिठा लेते हैं तो अपन गंदे नहीं हो जाएंगे। तब पिताजी ने हमें एक जवाब दिया कि किसी के कपड़ों से कोई गंदा नहीं होता, किसी के साथ रहने से हम नहीं बिगड़ेंगे। हमको कोशिश करनी है कि वो हमारे साथ बैठा है तो वो हमारे जैसा बन जाए। आपको ये सीखना है। और उनकी यह बात सच में उस समय हमारे दिमाग में उतर गई कि हम जिनके साथ बैठे हैं हम उन तक अच्छे बन पाए ना बन पाए, यदि किसी को हम अपने जैसा भी बनाने का प्रयास कर लें तो ये बड़ा काम होगा। और ये एक ऐसा अनुभव था उस समय का कि जब मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में एक और धर्म है, मानव सेवा भी धर्म है और लोगों को जोड़ना भी एक बहुत बड़ा गुण है। बिल्कुल, जो निर्मलता और शालीनता की जो प्रेरणा है वो आपको अपने पिताजी से विरासत में मिली हुई पड़ाव में। उम्र के जिस पड़ाव में एक व्यक्ति की सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ 16 से 18 वर्ष की उम्र की, वो उस उम्र में भी आपको पारिवारिक समस्याओं और साथ साथ में अपनी पढ़ाई के बीच में काफ़ी सामंजस्य बिठाना पड़ा। उस समय में काफ़ी सारी परिस्थितियाँ आपके सामने ऐसी थी जो कि विपरीत थी। यहाँ आपको परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी, शायद आपको पढ़ाई छोड़नी होती या फिर आपको काम छोड़ना होता, और दोनों ही चीज़ें आपके लिए मुश्किल थी। उस दौर को, उस समय को आप किस तरह से विस्तार से बताएंगे? वह समय जो था वास्तव में बहुत पीड़ादायी समय था, और वो पीड़ादायी समय मैं बार बार याद तो नहीं करना चाहता, पर आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि उस समय में सबसे बड़ी सीख जो थी वो यह थी कि जितनी चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी, पुस्तकथा या विद्या पर हस्तगतो धनम, वास्तविकता में वो चरितार्थ होती दिखी कि दूसरे के हाथ में दिया हुआ पैसा और किताबों में रखा हुआ ज्ञान हमारे काम नहीं आता। और उस समय हमको वह सीख मिली कि हमको किस तरह से अपने जीवन को जीना है। यदि 16 से 18 साल की उम्र में जब वो हमारा समय ऐसा आया कि उस समय हमारे परिवार की परिस्थितियाँ थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को लेकर नाजुक थी। आर्थिक स्थिति के रूप में यदि देखें तो एक समय ऐसा भी था कि जिस भवन में हम और आप बैठे हैं, इस भवन में कभी बैंक ने ताले डाले थे, और बैंक में ताले डलने के बाद भी यदि हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगियों ने, हमारे समाजजनों ने हमारा सहयोग ढंग से नहीं किया, परंतु हमें अपना मानते हुए हमारे सभी लोगों ने सहयोग किया। और वह विचारधारा एक ऐसी विचारधारा मिली, यदि एक के साथ एक खड़ा होता है तो वास्तव में संख्या 2 की नहीं 11 की हो सकती है। और हमारे परिवार में हमारी माताजी ने उस समय पे हमारा बहुत ध्यान रखा। हमारी मम्मी के साथ हमारे दोनों भाई, जो 2 छोटे भाई हैं, वो भी उसी परिस्थितियों से साथ में चल रहे थे। मेरी के साथ दुकान में हाथ बटाता था। यहाँ गोडाउन एक चलती थी, उस गोडाउन पे समय समय पर माताजी को समय देना पड़ता था। पर उस समय ने मेरे परिवार को तोड़ा नहीं, मेरे परिवार को जोड़ा और मजबूती प्रदान की। और आज वही मजबूती हम सब लोगों में है। और जब कभी भी कोई कठिन समय आता है, कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उस समय को याद करके अपने आप को ढांढस बनाते हैं कि उससे खराब समय तो नहीं हो सकता। और वह समय वास्तव सीखने का समय था। और उस समय जब चॉइस आई पढ़ने में या व्यापार में आप कहाँ कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा काम चलता था, उस काम के बीच में जो समय मिलता था, उस समय में मैं अपनी पठन पाठन की क्रिया को कर लेता था। और जो हमारे मित्र थे, हमारे कोचिंगों में साथ में पढ़ने वाले वो दोस्त याद आते हैं आज भी। और उन दोस्तों की वो मेहनत कि दिन भर वो अपने होमवर्क इसलिए जल्दी करते थे कि शाम को शायद उस रजिस्टर की ज़रूरत हमें पड़ेगी, और शाम को वो रजिस्टर जब हम ले लेते थे तो उसको देख के रात में बैठ के हम करते थे। हमारे मित्र जो थे, कुछ हमारे सीनियर्स थे जिनकी कुछ विषयों में अच्छी कमांड थी, वो हमको आके बताते थे, पढ़ाते थे और सिखाते थे। वो हमारे मित्र भी आज हमारे गुरु के तुल्य हैं और उन्होंने बहुत सहयोग हमारा किया है। अच्छा, यही वो समय था जब आपने राजनीति में ही पहला कदम रखा, यहीं से आपने राजनीति में भी शुरुआत की थी, तो किस तरह का अनुभव रहा ये? भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़ना किस तरह का अनुभव था? मैं आपको एक बात फिर से बताऊं, मैंने आपको बताया कि ये जो समय जो हमारा कठिन समय था, 16 से 18 वर्ष का जो हमारा समय था, और उसमें जो सबसे बड़ी सीख मिली थी, वो सीख यही थी कि अकेले चल के कुछ नहीं होगा।
आपको सबका साथ चाहिए होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और सबके साथ को देखते देखते, क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू से ऐसी जगह पे हुई जहाँ हमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति हमेशा आगे रहने की बात कही कि प्रथम पंक्ति में आप आए यदि बलिदान की बात हो, तो प्रथम पंक्ति में यदि बलिदान की बात करने की बात करें, और हम उस विचारधारा के थे कि भगत सिंह यदि पैदा होगा तो हमारे घर से पैदा होगा, हम बाजू वाले से आस नहीं लगाएंगे कि भगत सिंह उसके घर से निकले, हम भगत सिंह अपने घर से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को जब हमने देखा और भारतीय जनता युवा मोर्चा को चुनने का अवसर मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा में जब मैं अंदर गया तो उस समय जो शासनकाल था वो केंद्र में कांग्रेस का शासनकाल था और मध्य प्रदेश में भी उस समय सत्ता कांग्रेस की थी। और सबसे बड़ी समस्या इससे हम तो क्या, हमारा पूरा शहर पीड़ित था। वह समय था सवेरे 8 बजे लाइट का बोल होना और 10 बजे लाइट का आना, और वो 8 से 10 का जो समय था उसी समय में सारे कोचिंग्स लगते थे। अब कोचिंगों में पढ़ाई करने में बड़ी समस्या होती थी। उस समय इलेक्ट्रॉनिक कांटे तो थे ही, हाथों से काम ज़्यादा होता था, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, हर चीज़ में समय लगता था, मशीनें भी इतनी नहीं थी, प्रौद्योगिकी का समय नहीं था। तो हमको उस समय ऐसा लगा कि राजनीति में जाना इसलिए जरूरी है ताकि इन सब बातों को कहने का सही मंच मिल सके, और उन सबको सही मंच पे रखने के लिए उसको राजनीति शब्द से जोड़ा। और राजनीति में आने का तात्पर्य होता है किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेना, मतलब अपने आप को राजनीति के प्रति समर्पित कर देना। परंतु राजनीति क्या है? जब आप राजतंत्र को चलाने का काम शुरू करते हैं तब वह प्रसंग राजनीति से जुड़ता है। और अभी तक मैंने कोई ऐसा प्रसंग नहीं किया जिससे मुझे राजतंत्र को चलाने का अवसर प्रदान करे। पर आज समाज सेवा तो लोग राजनीति कहते हैं। पुराने समय में सेवक ही नेता होता था और आज भी समय वही है, सेवक ही नेता बने, ऐसा मेरा मानना है। आपकी बात सुनकर मुझे किसी महान व्यक्ति की पंक्ति याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने आसपास परिवर्तन देखना चाहते हैं पहले वह परिवर्तन अपने अंदर लाइए, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सागर की राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं और यहाँ किस तरह के परिवर्तनों की आवश्यकता है? देखिए, बात अपन करते हैं वही राजनीति की, राजतंत्र चलाने की। तो राजतंत्र चलाने में जितना हिस्सा हमारे नेताओं का होता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे प्रशासन की भूमिका होती है। जब तक हमारी योजना नहीं बनेगी तब तक प्रशासन काम नहीं करेगा, परंतु योजना बनाने के बाद भी काम प्रशासन को ही करना होता है। अब जितना प्रशासन हमको सहयोग करता है हम उतनी कोशिश करते हैं कि हम अपनी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जा सकें और अपनी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुविधा को पहुंचा सकें। परंतु आज परिवर्तन की स्थिति कहाँ है? आज परिवर्तन की स्थिति हमारी सोच में है, परिवर्तन की स्थिति हमारे भीतर से है। जब तक हमारे अंदर वह भावना नहीं आएगी जो राष्ट्र से जुड़ी है तब तक हम शायद किसी अन्य परिवर्तन को मुख्य नहीं मानेंगे। संपूर्ण विकास, प्रथम विकास यदि मानते हैं वो व्यक्तित्व विकास होता है। द्वितीय विकास हमारे आसपास के माहौल का, शिक्षा दीक्षा का होता है, संस्कारों का होता है। और तीसरा हम रोड, पानी, नल, बिजली इत्यादि को मानते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने में मुझे गर्व इसलिए होता है कि कोई पूछता है कि विकास कहाँ हुआ है तो शायद कहने में अच्छा अनुभव होता है कि विकास मेरे अंदर हुआ है, मेरे व्यक्तित्व में हुआ है। क्योंकि यहाँ वही परिपाटी होती है जहाँ सरनेम के पहले व्यक्ति के नाम के साथ जी लगाने की परंपरा है। और ये जो जी लगाने की परंपरा है यही हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और सागर की राजनीति को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागर की राजनीति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है। सागर की राजनीति इसलिए सबसे बेहतर है क्योंकि यहाँ सभी लोग आपस में बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ आज तक की स्थिति में मैंने कभी ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियों को नहीं देखा जो राष्ट्र के विरोधी हो। और सागर की जनता बराबर इसमें शायद कहीं और अपने को मिलता हो। ऐसा सागर हमारा, प्यारा सागर हमारा, बहुत ही सुंदर सागर है। जब आपने अपने छात्र जीवन में राजनीतिक जीवन में पहला कदम रखा तो आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा को ही क्यों चुना?
मतलब भाजपा ही क्यों? बहुत सारे ग्रुप हैं अपने यहाँ पे, बहुत सारे संगठन हैं, कई सारी पार्टियाँ हैं, सिर्फ भाजपा क्यों चुना? युवाओं में जब जुड़ने की बात आती है तो सबसे पहले युवा चुनता है अपने संस्कार, और हमारे संस्कार जो थे वो कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम से जुड़े हुए थे। और ऐसा नहीं कि अन्य संगठनों में राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि उस समय में जब हमारी परिस्थितियां थी और जिस तरह का प्रशासन हम देख रहे थे, उस प्रशासन को देखने के बाद हमें सरकारों के प्रति इतना विरोध था कि हमें इसके अलावा कोई अच्छा संगठन नहीं दिखा जो हमारी बात ऊपर तक रख सके या पहुंचा सके। दूसरी चीज, हमने एक बात और देखी, जो इस संगठन की महत्वपूर्ण इकाई है वो इकाई है कार्यकर्ता। और मैंने इसी संगठन में ऐसे लोगों को देखा है जो कार्यकर्ता की स्थिति से उठते हैं और कहीं ऊंचाइयों तक जाते हैं यदि उनमें काबिलियत है और पार्टी उन पर भरोसा दिखाती है। अन्य पार्टियों की स्थिति से आप सभी अवगत हैं कि वहाँ पर एक विचारधारा की अपेक्षा एक परिवारवाद की स्थिति पनपती है, और वो परिवारवाद कहीं ना कहीं हमें मंच नहीं देता जहाँ हम अपनी बात रख सकें और खुलकर उनपर काम कर सकें। इसलिए मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी को चुना, और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के बाद जो परिवार शब्द आया वो मैंने यहाँ से सीखा, विकास प्रेम जो यहाँ से आया वो मैंने यहाँ से सीखा। अपनी चिंता बाद में, पहले चिंता दूसरे की करने का जो विचार था वो मुझे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से मिला, और यहाँ के लोगों ने बहुत स्नेह दिया। यहाँ कभी ऐसा नहीं लगा, कई बार जब हमने राजनीतिक जीवन में शुरुआत की थी उस समय भारतीय जनता पार्टी से विधायक सुधाजी जी थी, उतना ही स्नेह उनसे हमको मिलता था। भारतीय जनता युवा मोर्चे में जिले के अध्यक्ष श्री श्याम तिवारी जी उस समय थे, तो उतना ही स्नेह उनसे मिलता था, उतना ही स्नेह प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलता था। और आज भी उतना ही स्नेह हमें माननीय शैलेंद्र जी से मिलता है, उतना ही स्नेह हमें माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी के पास मिलता है, उतना ही स्नेह हमें भूपेंद्र सिंह जी के पास में मिलता है। तो ये क्या है, ये एक परिवार की तरह रहते हैं। मेरा परिवार भाजपा परिवार, इस तरह का स्लोगन देने वाली पार्टी यही पार्टी हो सकती है, और इसी पार्टी के साथ काम करने के साथ मैं अपना जीवन इस पार्टी की नीतियों से समर्पित करने के भाव रखता हूँ। सागर के युवाओं के लिए आपको क्या संदेश? सागर के युवाओं को संदेश देने के लिए सबसे पहले तो मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चलने की प्रयास करूँगा। मैं भी वर्तमान में अभी अपने आप को युवा मानता हूँ, और युवाओं को संदेश देने के लिए मैं तो युवाओं से केवल एक ही बात करूँगा। कई बार मैंने अखबारों के माध्यम से भी कोशिश की उन तक पहुँचे कि परिणाम चाहे जो भी हो पर कोशिश ईमानदार होनी चाहिए, और सफलता का रास्ता हमेशा प्रयासों से होकर ही जाता है। परिस्थिति कुछ भी बन जाए, परिणाम कुछ भी आए, पर हमें आत्मसंतोष होना चाहिए कि हमने कोशिश पूरी ईमानदारी से की थी, क्योंकि यह जीवन एक प्रतियोगिता की तरह चलने वाली कहानी है, और जहां प्रतियोगिता है वहां प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान तो होंगे, और प्रत्येक स्थान पर पहुंच पाना, हर व्यक्ति को प्रथम स्थान पर पहुंच पाना संभव नहीं होता। और ऐसे समय में आपको अपनी मेहनत कर खुद आकलन करना होगा, और उस आकलन करने के बाद आपको पुनः उतनी ही ऊर्जा के साथ और ज़्यादा ऊर्जा के साथ प्रयास करना होगा। हमेशा कभी टकराओ तो यह मत सोचना कि मेरा क्या होगा, कभी किसी से मिलो तो यह मत सोचना कि वो हमको क्या करेगा, या किसी के पास जाओ तो यह मत सोचना कि इसके साथ मेरा क्या ताल्लुकात रहा है या क्या ताल्लुकात रहेगा। हमेशा अच्छे से मिलो, हमेशा अच्छे से रहो, और हमेशा सकारात्मक सोच का चिंतन और मंथन करो। यही मेरा युवाओं से संदेश है, और आशा करता हूँ कि इस संदेश को हमारा यह खबर 24 सब लोगों तक पहुँचाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसको कोशिश करेंगे कि अप्रिशिएट करें।